हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए सीडीपी का जो है 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स ये जो पेपर पढ़ाने वाली है, जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं ना, ये फ्रेंड्स आपका 2019 का है। ठीक है जी, 2019 का ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है और 30 में आप कितना सही कर पाते हैं, लास्ट में कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी अभी किस लेवल का हुआ है। ठीक है, 2019 का ये पेपर रहने वाला है, 30 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, इसमें से कौन सी प्रथाएं जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? कौन सी प्रथा जो है ना सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? चलिए फ्रेंड्स पढ़िए। शारीरिक दंड देना फ्रेंड्स ये कभी भी बढ़ावा नहीं देगा, ये एकदम नहीं होगा, इसको कट करिए फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही जवाब है, ये सहयोगात्मक वाला होगा। ठीक है, अभी और आगे पढ़िए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी फ्रेंड्स ये जो है ना ये भी बढ़ावा देगा सार्थक अधिगम को। ठीक है, निरंतर तुलना फ्रेंड्स कभी नहीं करना है, तो ये भी 1 और 4 कट जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 वाला। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन का सी है। देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको किसी भी टाइम में फ्रेंड टाइम चाहिए होगा, आप क्लास को रोकेंगे पहले, उसके बाद पहले खुद से आंसर देंगे आप। ठीक है, क्लास को रोककर। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? शिक्षक जो होते हैं बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर नहीं फ्रेंड्स, व्याख्यान देकर नहीं। प्रतियोगितात्मक अवसर, ये भी फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। बार बार अभ्यास करवा के, ये भी नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अन्वेषण और परिचर्चा। अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तीसरा का कमेंट करिए आप लोग। चलिए तो फ्रेंड्स इसका आंसर देखिए, यहाँ पे बी में लिखा गया ना कि पुरस्कार देकर हमेशा गलत होता है। केवल देखिए फ्रेंड्स, केवल परिचयात्मक ज्ञान केवल हमेशा गलत होगा। गलत उत्तर को स्वीकार करके और दंडित करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को कभी भी दंडित नहीं करना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समाजीकरण का एजेंसी है? द्वितीयक समाजीकरण बताइए, इसमें से कौन हो जाएगा जी? कमेंट करिए। तो परिवार फ्रेंड्स प्राथमिक होता है, ये नहीं होगा। इसमें ही परिवार है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए चौथा का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। विद्यालय और मीडिया जो ना ये द्वितीयक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि विकास तीव्र गति से घटित होती है? किसमें जो है ना शारीरिक वृद्धि और विकास तेजी से होता है? बताइए, तेजी से होता है विकास, कमेंट करिए। तो किशोरावस्था नहीं। आंसर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी वाला हो जाएगा, ये शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है ना शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, अच्छे से इसको लिखिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। यही सब क्वेश्चन रहता है, आप लोग उल्टा सीधा मत पढ़िएगा, एग्जाम तक जुड़े रहिए फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए। विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव खोजना आपको, नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। यही गलत दिया गया फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित नहीं करते, ये गलत बात है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या होता है? 7 का बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या होता है? 7 का कमेंट करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में जो है ना, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगी? देखिए फ्रेंड, जेंडर रूढ़िवादिता को आपको कम करना है, जेंडर रूढ़िवादिता को आपको कम करना है, तो इसमें से कौन सी पद्धति सबसे अच्छा होगा? ऑप्शन ए, पृथक बैठने की व्यवस्था। गलत फ्रेंड्स, अलग अलग नहीं बैठाना, यह बढ़ावा देगा, ये कम नहीं करेगा। ठीक है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ये हो सकता है क्या?
जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, विशिष्ट भूमिकाओं को, ये भी गलत हो जाएगा। पृथक खेल, ये भी गलत। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? 9 का आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा गया है? चिंतन पर समाज एवं संस्कृति। समाज और संस्कृति कौन दिया है जी? तो समाज और संस्कृति कौन दिए हैं? लेव वाइगोस्की हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। अगला, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि, कमेंट करिए 10वां का। किशोरावस्था होगा क्या? बताइए आंसर। आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा। ये कौन सा होता है? प्रारंभिक बाल्या अवस्था होता है। ये पीडीएफ फ्रेंड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? 11 का कमेंट करिए। कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं 12। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका एग्जाम्पल है? कमेंट करिए तो। कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स? 12 का बताइए। यह आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जेंडर पक्षपात का है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की संरचना कौन है? प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम या फिर अनुबंधन। फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, पता है क्या जी? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्कीमा, पियाजे की संरचना है। अगला क्वेश्चन, चलिए, दीक्षा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? बस आपको ये समझना है ना कि 5 वर्ष की नजमा जो है वह खुद से बात करती है, तो वाइगोस्की के अनुसार ये क्या है बताइए? अगर बच्चा खुद से बात करता है तो वाइगोस्की के अनुसार यह क्या होता है? बस इतना बताइए आप। इसे कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको। आगे चलते हैं 15। बच्चों को संकेत देना, बच्चों को संकेत देना, ठीक है जी, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, किसका उदाहरण है? आसान क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना या फिर सहयोग प्रदान करना, ये फ्रेंड्स इसको कहते हैं पाठ या ढांचा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 16। चलिए फ्रेंड्स, एक लाइक करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 16। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? कहने का मतलब है ना कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या विशेषता है? 16 का सही जवाब, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रतीकात्मक खेल नहीं, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये भी नहीं। आंसर यहाँ पर आपका सी वाला हो जाएगा, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन, ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं 17 नंबर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको बताइए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? 17 का बताइए। ऑप्शन बी में दिया गया श्रेणी निश्चित करना, गलत हो जाएगा। अनुत्तीर्ण अंकित करना, रिपोर्ट कार्ड में फेल या पास को अंकित करना, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होता, दोनों कट गया। सी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 18। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही दिया गया? बुद्धि के बारे में कौन सा सही दिया गया बताइए? कौन सा बुद्धि के बारे में सही दिया गया है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। 18 का फ्रेंड्स ए पढ़ते हैं, बुद्धि बहुआयामी होता है तथा जटिल योग्यताओं का समूह होता है, बिल्कुल ये सही जवाब, आगे मत पढ़िए, यही फ्रेंड्स आंसर आपका हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? बताइए आंसर क्या है। रूही जो है ना हमेशा समस्या के एक से ज़्यादा समाधान के बारे में सोचती है। इसे कहते हैं सृजनात्मक विचारक कहते हैं। ठीक है, जो लोग भी यहाँ पे आपका बी लगा दिए बिल्कुल आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लेख में की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? बताइए 20 का आंसर। समावेशी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर आपका देखिए ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ये डी वाला हो जाएगा। देखिए, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अच्छा, एक बार पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में दिया गया है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। व्यवहारवादी सिद्धांत अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति, ये तो फ्रेंड्स नहीं होगा, व्यवहारवादी सिद्धांत भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर आपका डी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए तो कमेंट करिए। सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 21 का बताइए आप लोग। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे चलते 22 नंबर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को फ्रेंड्स हतोत्साहित कर देंगे क्या? नहीं, तैयार नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी कभी तैयार करना चाहिए। नहीं, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पठन वैकल्य। ठीक फ्रेंड्स, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होता है? पठन वैकल्य का मतलब होता है वह बच्चा जिसको पढ़ने में दिक्कत हो। कहाँ पर दिया गया है, पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा। धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, इसको डिसलेक्सिया भी कहते हैं। पढ़ने में अगर दिक्कत है बच्चे को तो इसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, संवेग और संज्ञान। ठीक है फ्रेंड, संवेग और संज्ञान जो होता है एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र है या फिर क्या है? तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। संज्ञान और संवेग जो होता है एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से फ्रेंड्स अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अनेक तरह की घटना के बारे में बच्चों द्वारा फ्रेंड्स जो सहानुभूत सिद्धांत बनाया गया है उसके बारे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिद्धांतों का अनदेखा करना चाहिए? नहीं, दंडित करेंगे? नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पढ़िए ध्यान से। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? 27 का बताइए। आंसर यहाँ पे 27 का सी वाला हो जाएगा। बच्चों के अनुभव को प्रामुख्यता देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते 28 नंबर। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सही दिया गया है? 28 का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन
चलिए फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होता है? विद्यार्थियों को फ्रेंड्स उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? 29 का बताइए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 29 का आपका बी वाला हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 30 नंबर। 30 नंबर ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। आप बच्चों को फ्रेंड्स लगातार पुरस्कार देंगे या फिर दंड का प्रयोग करेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है जी। 30 में जो है ना आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बार बार देंगे ना पुरस्कार या दंड तो बच्चों का जो स्वाभाविक रुचि होता है और जिज्ञासा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 30 में आप कितना सही करती हैं बताइए। यह क्लास 2 बजे से होता है, आप सभी को टाइम पे 2 बजे जुड़ जाना है। क्लास अच्छा लगा हो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।